यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है सीडीपी का, ठीक है, सीडीपी जिसको बोलते हैं क्या, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो हमारा 2017 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही पेपर जो है 2022 में सेम टू सेम एज इट इज क्या कर लिया गया था, पूछ लिया गया था। 2022 में जो है 2022 का जो हमारा यूपी टेट का हुआ था, सेम टू सेम 2017 वाला आप मिला करके देख लीजिए। 2022 और 2023 वाला एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग खुद जानते होंगे, जो लोग दिए भी होंगे जो है 2017 और 2022 वाला जो है, तो आप लोग मैच करा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैच कर जाएंगे। आज हम उसी का जो है, जो हमारा प्रीवियस पीवाईक्यू है, उसी का जो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी के देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है, शामिल किया गया है। तो बताइए किस आर्टिकल में यह चीज़ क्या की गई है, शामिल की गई है, ठीक है। तो यह किस आर्टिकल में, तो यह हमारा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21 का ए, हमारा भारतीय अनुच्छेद का जो 221 का ए है, वह इसमें क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिस्मर क्या है, क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया। व्यक्तित्व को इसने जो है किस प्रमुख प्रकार में क्या किया है, वर्गीकृत किया है, क्रिस्मर साहब है। क्रिस्मर ने शारीरिक संरचना की दृष्टि से, जो क्रिस्मर थे हमारे जो है, उन्होंने शारीरिक, ठीक है, एक मिनट पेन नहीं चल रही, ठीक, शारीरिक संरचना की दृष्टि से जो व्यक्तित्व के कितने 3 भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। नंबर 1 क्या क्या था, नंबर 1 था लंबकाय, या इसको बोलते हैं कृशकाय। क्या था, लंबकाय, ठीक है, लंबकाय पहला, ठीक है, लंबकाय, ठीक। दूसरा कौन है, दूसरा बताइए। तो दूसरा हमारा सुडौलकाय या पुष्टकाय, इसी को क्या बोलते हैं, सुडौलकाय, ठीक, क्या बोलते हैं, सुडौलकाय, क्या बोलते हैं, सुडौलकाय, ठीक है, सुडौलकाय। और तीसरा क्या हमारा, स्थूलकाय या गोलकाय, स्थूलकाय या गोलकाय, क्या था, गोलकाय। इस तरह से देखिए मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया गया। तो इस तरह से हमारे क्या थे, ए भी था, बी भी था और सी भी था। तो हमारा ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से सभी। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, क्रिस्मर के व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख 3 वर्गों में वर्गीकृत है, कृशकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किस मापन में है। टीएटी का उद्देश्य हम निम्नलिखित में से किस मापन में करते हैं। इसको जो हम लोग अभिक्षमता में करते हैं, किस में करते हैं, अभिक्षमता के मापन में टीएटी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देख लीजिए। हिंदी में टीएटी को, टीएटी का फुल फॉर्म, तो इसको इंग्लिश में करते हैं टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक। टीचर एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग अजीब ढंग की, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक, एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक। और इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है, अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण, क्या बोलते हैं, अध्यापन, ठीक है, अध्यापन अभिक्षमता दोनों में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अभिक्षमता और क्या हो जाएगा, टेस्ट का क्या होता है, परीक्षण, ठीक। टेस्ट को क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, ठीक। नोट्स में आप लोग ये सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। टीएटी का फुल टीचर एसोसिएशन टेस्ट अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। टीएटी का उद्देश्य होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अभिक्षमता के मापन में निर्माण सिंह एवं शर्मा ने इसका जो टेस्ट जो किया था, वो कौन था, निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि जो संघनन का सिद्धांत है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन, जो हमारा संघनन का जो है, संघनन का सिद्धांत हमारे
स्मृति से संबंधित है। किससे? स्मृति। ठीक, यह हमारे क्या है, यह हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संचय से संबंधित है। क्या करता है? हमारे जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनका क्या करता है? सूचनाओं का क्या करता है? संचय करता है। ठीक, क्या करता है? संचय। ठीक, क्या करता है? संचय करने का काम करता है। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि हमसे पूछा, कौन सी विधि पूछा? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ कौन से? अंतर्दर्शन है, बहिर्दर्शन है, या फिर अवलोकन है, या फिर क्या है हमारा? प्रयोगीकरण है। बताइए कौन सा हमारा राइट? प्रयोगीकरण थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बड़ी की मात्रा रहेगी इसमें। ठीक, ऐसे रहेगा प्रयोगीकरण। ठीक, तो कौन सा हमारा राइट? तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? अंतर्दर्शन है। ठीक, अंतर्दर्शन है। ठीक, अंतर्दर्शन है, इस पे भी रहेगा। ठीक, तो जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो अंतर्दर्शन विधि है, इसमें क्या होता है? इस विधि में क्या होता है बताइए? इस विधि में विद्यार्थी या व्यक्ति के, इसमें जो है विद्यार्थी हो गया या व्यक्ति हो गया। ठीक है, या व्यक्ति। ठीक, विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जान करके, क्या इसके व्यक्ति या इसके जीवन का क्या जानते हैं हम? इतिहास जानकर जीवन का इतिहास जानते हैं और इसी का क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या बच्चे का इतिहास जान लेते हैं और उसका क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष याद रखिएगा। क्या करते हैं? अंतर्दर्शन विधि में हम लोग क्या करते हैं? जो मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसमें हम विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन के इतिहास को जानते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। अल्बर्ट बंडूरा, क्या है? अल्बर्ट बंडूरा नहीं है, बंडूरा है। ठीक है, ये क्या है? बंडूरा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ आप लोग देख, बंडूरा जी हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, या फिर जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से। तो कौन सा हमारा राइट आंसर? तो ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा साहब किसके हैं? सामाजिक अधिगम से संबंधित है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत को 1963 में दिया था। कब दिए थे इस सिद्धांत को? 1963 में। अल्बर्ट और कौन? अल्बर्ट बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत को 1963 में क्या किया था? प्रतिपादित किया था। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने था। अधिगम वक्र में पत्थर बनता है, जो हमारा पत्थर है, सॉरी पत्थर नहीं, यहाँ पठार होगा। ठीक, थोड़ी सी मिस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, टाइपिंग में। ठीक, खुद से ही टाइपिंग करना पड़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है, क्या होगा? पठार। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा रजिस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? पठार होगा। ठीक है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो थकान के कारण। किसके कारण बनता है? थकान के कारण हमारा क्या बनता है? पठार का निर्माण होता है। सीखने की गति हमेशा एक तरह सी नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमेशा एक जैसी वो सीखने की गति कभी तीव्र हो सकती है तो कभी मंद हो सकती है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, जब सीखने की गति होती है कभी हमारी धीमी हो सकती है, कभी क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा हो सकती है, फिर धीमी हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ऐसे पठारनुमा बनने का काम होता है। ठीक, क्या पठारनुमा हमारी ये क्या है? तीव्र गति है, तीव्र गति सीखने की है, और इस कंडीशन में हमारी क्या मंद गति है सीखने की। ठीक है, सीखने की गति हमारी तीव्र और मंद होती रहती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? थकान। अगर हमारा स्वास्थ्य या हमारा थकान सही है, थकान अगर हम थके नहीं हुए तो हमारी सीखने की गति जो होगी वो क्या होगी? तीव्र होगी। लेकिन जब हम थके रहेंगे तो हमें सीखने में क्या अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो हमारा जो है सीखने की गति क्या होगी? धीमी होगी। ठीक, आई होप मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 8। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है किस चीज़ को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दर्पण चित्र अधिगम जो है अंतरण को, किसको? अधिगम अंतरण को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। जो हमारा क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, निम्न में से किसको मापन में, किसको यहाँ रहेगा किसके मापन में। ठीक है, किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, किसके मापन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। बताइए, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, या अभिरुचि के। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है यह हम जो किस चीज़ के, व्यक्तित्व के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन में इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट का। ठीक है, यह क्या होता है?
प्रक्षेपीय प्रकार का क्या होता है, या इसके द्वारा प्रक्षेपीय प्रकार का क्या होता है, टेस्ट होता है या परीक्षण होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन जो जितने भी मैं आज करा रहा हूँ ये 2017 और 2022 में सेम इट इज जैसे आए हुए हैं वैसे ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 साल बाद यह क्या कर दिया गया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे 10। निम्न में से कौन सा शेष से क्या है, भिन्न है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। TAT अभी मैंने बताया आप लोगों को, TAT, ठीक है, TAT और 16 PF और कौन सा ए, ठीक। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, ये व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, ठीक, टेस्ट होते हैं, ठीक, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ठीक है। इसके दौरान व्यक्ति का क्या व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जबकि रैवेन का परीक्षण जो होता है हमारा, यह क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है। क्या कैसा होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है। कैसा होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है, ठीक। क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है। याद रहेगा ना, कैसा होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तीनों हमारे क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण है। और बाकी जो हमारा यह क्या है, जो रैवेन का परीक्षण जो होता है हमारा कौन सा है, अशाब्दिक टेस्ट होता है, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए 11th, ठीक। माध्यिका है, थोड़ा माध्यमिक यहाँ लिख दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। माध्यिका बताना, ठीक। बताइए 7, 8, 9, 10, 11, देखिए CDP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, माध्यिका बताना। इसमें बताइए माध्यिका, अगर हमारा कोई सम संख्या है, सम संख्या, तो हम क्या करते हैं, सम संख्या में हम क्या करते हैं, अगर सम संख्या है तो मान लीजिए कोई संख्या 1, 2, 3, 4, इन 4 संख्याओं को हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो एक पहले हम उसे अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख लेंगे, सबसे नंबर 1। तो इस वाली संख्या को, इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम क्या करेंगे, माध्यिका निकाल देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, 2 + 3/2, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा ये? तो माध्यिका आपकी कितनी आ जाएगी बताइए, ये 5/2 अर्थात 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यही विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या मान लीजिए कौन सा, विषम संख्या कोई भी हो सकती, 1, 2, 3, 3 संख्याएं 1, 2, 3, तो इसका माध्यिका क्या आ जाएगी, माध्यिका क्या आ जाएगी बताइए, विषम संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगी, तो विषम संख्या की माध्यिका क्या आ जाएगी, 2। इसका माध्यिका क्या, डायरेक्ट हम लिख देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर अवरोही क्रम में करके, और हमारी 2 क्या आ जाएगी। इसी तरह से इसका देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 6 संख्याएं हैं, तो 2 इधर कट कर दीजिए, 2 इधर, 9 और 10 को क्या करिए, कितना हो जाएगा, जोड़ करके या 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बता दिया, अब इसका बता दीजिए आंसर आप लोग। तो 2 इधर मैंने छोड़ा और 2 इधर, तो बचे कितने, 9 और 10 को ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 9, 10, कितना हो जाएगा, 19, 19/2, 2 से काटेंगे 9.5 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अर्थात डी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9.5वां पद, ठीक, 9.5वां पद हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए 12। सूझ एवं अंतदृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सूझ एवं अंतदृष्टि का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारे कौन थे बताइए, थार्नडाइक साहब थे, गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक थे, या हेगार्ड थे, या स्किनर थे। तो हमारे कौन थे, गेस्टालवादी साहब थे, ठीक है। बी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अधिगम से संबंधित जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे जो है गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, मनोवैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। जिसमें हमारे क्या थे, वोल्फगैंग और कोहलर तथा कुर्ट कोफा प्रमुख थे। इसमें कोहलर भी हैं हमारे, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, कोहलर भी, इन्होंने सूझबूझ का कोहलर साहब ने भी दिया था, ठीक है, कोहलर, ठीक है, 1 मिनट, कोहलर साहब, ठीक, कोहलर थे। और कौन था, कुर्ट, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, कुर्ट भी आते हैं, कुर्ट, कोफा और वोल्फ गैंग भी आते हैं, तो बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 13। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति, ये हमारी क्या प्रवृत्ति से संबंधित है, प्रवृत्ति है यहाँ पे, ठीक है। या थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा
हो गई। पहली बार टाइपिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कौन सा हमारा इसका राइट हो जाएगा? इससे संबंध होता है संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से या चिंतन से। तो ये किससे होता है हमारा? संवेग से। किससे होता है? संवेग से। तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट है। मैकडूगल के अनुसार जो संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, मूल हमारी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी है? जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्ति जो होती है उनकी संख्या कितनी है? टोटल हमारी मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? 14 हैं। कितनी है? 14 हैं। जैसे हमारे कुछ हैं, कुछ देख लीजिए। भय हो गया, भय। क्रोध हो गया, ठीक है। क्या हो गया? क्रोध हो गया, ठीक। और कौन सा हो गया? घृणा हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, ठीक है। वात्सल्य हो गया। टोटल इस तरह से 14 होती हैं। वात्सल्य हो गया, करुणा हो गई, कामुकता हो गई। इस तरह से हमारी जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है? 14 होती है, जिनका हमारा संबंध किससे होता है? संवेग से होता है, ठीक। तो बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर अगर हम किसी को संवेदना प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं तो उसका अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? बताइए। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रेरण या कल्पना? तो हमारा क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना हमारा कहलाता है डायरेक्ट, क्या कहता है? डायरेक्ट नॉलेज कहलाता है या प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, ठीक। चलें आगे। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है। क्या है? मानसिक एज, MA, ठीक है। मानसिक एज बराबर कितनी है? 8 वर्ष, ठीक। और क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 है, ठीक है। और वास्तविक आयु कितनी उसकी है? मानसिक आयु तो ये हो गई, लेकिन रियल आयु हो जाए, रियल एज जो है, RA जिसको बोलते हैं, वो कितनी है? 5 है, ठीक। तो क्या बुद्धि लब्धि IQ लेवल पूछा था। IQ बराबर क्या होता है? MA, मानसिक बुद्धि इंटू RA, रियल एज, इंटू 100। अब इस वैल्यू को आप लोग पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 8/5 इंटू 100। देखिए कितना आता है। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 में 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 160। 160 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 160 हमारा क्या आ जाएगा? राइट। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। IQ लेवल मतलब बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? 160 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आप लोग। 16 का क्या कर रहा है? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर तथा मंद बुद्धि स्तर वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण योग्य बुद्धि, जो हमारे क्या होते हैं 36 से 49 वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो है टर्मैन के अनुसार जो है, टर्मैन 1916 में क्या किए थे? स्टैनफोर्ड के ने परीक्षण के साथ साथ जो बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो मैं उसको कुछ बता देता हूँ। तो इसका पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ मैं इसको बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ कुछ एक जो 30 से अधिक होते हैं, 130 प्लस जिनका बुद्धि लेवल होता है, वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। कैसे होते हैं वो? कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आप लोग लिख लीजिए। जिनका 121 से 130 होता है वो कैसे होते हैं? वो कैसे बच्चे होते हैं? वो प्रखर बुद्धि होते हैं। कैसे होते हैं? प्रखर बुद्धि, ठीक। प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक। प्रखर बुद्धि वाले जिनका 111 से 120 के अंतर्गत जो इनकी बुद्धि होती है वो कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि, ठीक। कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि वाले। और 91 से 110 जो होते हैं वो क्या होते हैं? 91 से 110 वाले जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य बुद्धि जिनकी होती है वो 91 से 110 तक होते हैं। और 81 से 90 वाले जो होते हैं उनकी कौन सी होती है? वो मंद बुद्धि होते हैं, ठीक। मंद बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? मंद बुद्धि वाले होते हैं। और 71 से 80 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मंद के बाद क्या आता है? अल्प बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प बुद्धि वाले होते हैं, ठीक। और जो 71 से कम होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि कहते हैं। 71 से कम जो होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 बता दिए। रोसार्क इंक बॉल्ट टेस्ट जो होता है हमारा का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जो रोसार्क इंक ब्लॉन्ड टेस्ट का प्रयोग जो हम कहते हैं व्यक्तित्व के, हमेशा व्यक्तित्व के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है।
इसका निर्माण जो हरमन रोसार ने 20वीं शताब्दी में किया था, जो वैज्ञानिक थे हरमन रोसार, उन्हीं ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 18 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, बताइए कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, निगेटिव पूछा नहीं है, बताइए। सीखने में कमी, अगर आपके पास विस्मृति का कारण बिल्कुल है, सही बात है, ठीक है। स्मरण करने की इच्छा, किसी चीज़ की स्मरण करने की इच्छा अगर आप रखेंगे तो वो हमारी नहीं होगी। हमसे निगेटिव पूछा, बाकी हमारे सही हैं, तो निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव ही होता है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19 बता दीजिए। वह विज्ञान जो संख्यानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है, बताइए कौन सा है। वह संख्यानात्मक प्रदत्त जो एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है। सांख्यिकी, गणितीय, ज्यामिति या संभाव्यता, बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा। तो वह विधि हमारी क्या कहलाती है, सांख्यिकी विधि कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है, सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने से संबंधित उसे सांख्यिकी कहलाते हैं। क्या कहलाता है, सांख्यिकी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दीजिए 20। 20 क्या करा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, बताइए। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, बताइए। पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो है वो सिरिल बर्ट ने दी थी। कौन दी थी, सिरिल बर्ट ने दी थी। हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका राइट होगा, ठीक है। कौन दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था। इसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पियर्स मैन के परीक्षण जो बैटरी का प्रयोग किया था, इसी के आधार पर 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का क्या किया था, परीक्षण किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, बताइए। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से क्या है, भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता, बताइए कौन सा हमारा इसका राइट है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो हमारा कौन सा राइट आ जाएगा, तो डी पार्ट हमारा क्या, अभिक्षमता, ठीक है। क्या इसके द्वारा, अभिक्षमता के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारा इन तीनों से विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता से क्या है, भिन्न है, ठीक। उत्तम परीक्षण के लिए वैधता हमें होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन हमसे भिन्न पूछा ना, तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और क्या, प्रमापीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता, विभेदकता, ये सब हमारे उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उत्तम परीक्षण के लिए। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व बुद्धि सिद्धांत है, द्वितत्व भी है, बहुतत्व है, लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है, ठीक है। प्रत्यागमन सिद्धांत हमारा नहीं है, तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बीने साहब ने। कौन दिया था, बीने साहब ने, ठीक है। द्विबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। द्विबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पियर्स मैन ने। कौन दिया था, स्पियर मैन ने दिया था, ठीक है। स्पियर मैन ने दिया था, स्पियर है, ठीक है, यह र है, ठीक है, स्पियर मैन ने दिया था, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन दिया था, गार्डनर साहब ने। कौन दिया था, गार्डनर साहब ने बताया था क्या, बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर, ठीक, गार्डनर, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। तीनों के बारे में मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है 23 का। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, लार ग्रंथि हमारी क्या है, अंतःस्रावी नहीं। बाकी एड्रिनल, पीयूष और थायराइड ग्रंथि हमारी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो कौन सी है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक की इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 11, 11 से अधिक, ठीक है, 11 से अधिक, ठीक है, 11 से अधिक, ठीक। अब देख लीजिए कौन कौन किसके अंतर्गत है। ज्ञानेंद्रीय अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आती है वो हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसकी एज कितनी होती है, जो हमारी सेकेंड स्टेज है, यह हमारी 2 से 6 वर्ष, क्या आती है, 2 से 6 वर्ष, ठीक। और ज्ञानेंद्रीय अवस्था क्या आती है, 0 से 2 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक जो होती है वह कितनी होती है, 11 से अधिक। और मूर्त अवस्था जो होती है हमारी जो है 6 से 11 वर्ष की अवस्था के बच्चों को जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। आई होप आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड
की जाएंगी। ठीक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है बताइए। शारीरिक विकास को वंशानुक्रम करता है, बिल्कुल करता है, वंशानुक्रम करता है, 100% करता है। ठीक है, और को वातावरण भी करता है, खेल तथा व्यायाम भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब अगला बताएंगे आप 27। क्या करा, चिंतनशीलता सोच, मतलब जिसको बोलते हैं चिंतनशीलता है। क्या है, चिंतनशीलता, चिंतनशीलता। ठीक है, चिंतनशीलता, थोड़ा सा आप सही करिए, मिस प्रिंट हो जाता है। ठीक है, चिंतनशीलता सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी। जो चिंतनशीलता तो ड्यूवी ने की थी। कौन किया था, डिवी ने किया था। कौन किया था, डिवी। ठीक, जॉन डिवी ने चिंतनशीलता की सोच की अवधारणा 1910 में, कब किया था, 1910 में, याद रखिएगा। तो ए पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 28। ये क्या, आगमनात्मक तर्क के स्तरों को कौन सी शामिल नहीं है। क्या करा, आगमनात्मक। ठीक, आगमनात्मक, इधर थोड़ा सा ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, हो जाएगा सही। ठीक है, तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, तो कल्पना करना हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आगमनात्मक तर्क होता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। सीखी गई बात की अवधारणा करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, यह हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए 30 मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल प्रवृत्तियों की एक विशेषता है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो वह हमारी सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृत होती है। कैसी होती है, जन्मजात तथा प्राकृत होती है। ठीक, तो हमारा इस तरह से सी पार्ट क्या जाएगा, राइट। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आज कमेंट में एकदम भर दीजिएगा, सर हाँ ऐसे ही बताइए, जो है टाइप करके लाइए। ये जो है 2017 का जो प्रैक्टिस सेट था, जो 2022 में भी सेम एज ए पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग सोचिए प्रीवियस ईयर करने का कितना फ़ायदा है। जो लोग किए थे, जो लोग प्रीवियस ईयर करके गए तो 140 नंबर लाए हैं 2022 वाले में। ठीक है, तो ऐसे सोचिए कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।